हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। इससे पहले मैंने व्यक्तित्व के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे जाकर आप ज़रूर देखें, जिससे कि व्यक्तित्व के से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया है इस वीडियो के साथ, जिसका हमारा कॉन्सेप्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और फिर से मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि व्यक्तित्व क्या होता है। कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग गुण होते हैं, अलग रुचियाँ होती हैं, अलग आदतें होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का है, उनमें क्या क्या गुण हैं, और उनके गुणों के आधार पे उसको किस व्यक्तित्व के प्रकार में रखा जाएगा, इस आधार पर इसलिए हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। मानव विकास के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना एक समस्या रही है। व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां अलग अलग प्रयोजनों में प्रयोग की जाती हैं। यानी कि व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां हैं इनका प्रयोग हम अलग अलग प्रयोजनों से, अलग अलग कारणों से करते हैं। व्यक्तित्व के मापन को 3 प्रकार की विधियों में बांटा जा सकता है। पहला है आत्मनिष्ठ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण विधियाँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्यक्तित्व के मापन की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं: आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मनिष्ठ विधियों के साथ। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। इसमें स्वयं के बारे में अध्ययन होता है। यह व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यह विधि मापन के तरीके से वैध एवं प्रभावशाली होती है। तो आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके नाम से ही प्रतीत होता है आत्मनिष्ठ। यानी कि इस प्रकार की विधि में जब हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो व्यक्ति अपने बारे में जानने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करता है, और यही व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि कहलाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने के लिए कुछ विधियां अपनाता है तो उसे हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। और ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में अध्ययन करता है। तो देखिए, सबसे पहली विधि है प्रश्नावली विधि। इस विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ थे, और इस विधि में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि जो भी व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, तो वो जो है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है उससे प्रश्न पूछता है, और इन प्रश्नों की संख्या जो है वो निश्चित होती है, और इसी को हम प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रश्नावली विधि को दिया था वुडवर्थ ने, इसके प्रतिपादक थे वुडवर्थ। फिर है दूसरी आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि में इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वयं के बारे में यानी कि आत्मकथा लिखता है, और आत्मकथा लिखने के दौरान वो जिन भी गुणों का, अपनी आदतों का, जिन भी रुचियों का अपनी आत्मकथा में स्पष्टीकरण करता है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो ये एक व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है, जिसका नाम है आत्मकथा विधि, और इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट एवं टिचनर, है ना। और इसको अंतर्दर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्दर्शन विधि नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति है वो अपने अंदर की अपने व्यक्तित्व के गुणों के बारे में लिखता है, गुणों के बारे में बताता है, इसलिए इसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। आई होप आपको ये विधियाँ समझ में आई होंगी। तो चलिए कुछ और विधियों के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके प्रतिपादक है टाइडमैन, और टाइडमैन जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे। यह भी मनोविज्ञान की प्राचीन विधियों में से एक है।
इस विधि में एक व्यक्ति की विभिन्न भिन्नताओं के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके संबंधी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वैसे इस विधि का उपयोग एक व्यक्ति के उपचार में किया जाता है। यह विधि मंदबुद्धि असामान्य बालकों के समाधान हेतु बहुत उपयोगी होती है, परंतु यह बहुत खर्चीली भी होती है। यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि के दौरान हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसको क्या पसंद है ना, किन किन चीज़ों में रुचि है ना, क्या चीज़ें नापसंद हैं, और उसके परिवार में कौन कौन है, उनके परिवार में जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उससे रिलेटेड क्या विचार रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम व्यक्ति इतिहास विधि में पढ़ते हैं और उस व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारियों को एकत्र करते हैं। इसी को हम व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। और इस विधि का उपयोग ज़्यादातर उपचार करने में, किसी भी व्यक्ति का उपचार करने में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मंदबुद्धि और असामान्य बालकों के लिए समाधान के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, इस बारे में तो हम सभी अवगत हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू मेथड। यानी कि इस विधि में जो जिसका व्यक्तित्व का मापन करना है, उस व्यक्ति से डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली उसका साक्षात्कार किया जाता है। और इस विधि के प्रतिपादक थे वुडवर्थ। इस विधि हेतु व्यक्ति की उपस्थिति या सामने होना आवश्यक है। इसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं होती। यानी कि इस विधि में क्या है, इस विधि में व्यक्ति जो है वो सामने बैठा होना चाहिए और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है। अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रो इंस्पेक्शन विधि। इस विधि के प्रतिपादक संरचनावादी विलियम वुंड एवं टिचनर थे। यानी कि इस विधि के प्रतिपादक थे विलियम वुंड एवं टिचनर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति से इंस्पेक्शन किया जाता है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस दौरान आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो आई होप आपको ये आत्मनिष्ठ विधियाँ ज़रूर समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियों की ओर। प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। यानी कि प्रक्षेपण वर्ड यानी कि प्रोजेक्टाइल वर्ड जो है उसका अर्थ होता है, इस शब्द को सिगमंड फ्रायड ने दिया था और इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उसकी जो बातें हैं, वो व्यक्ति स्वयं ना व्यक्त करके कोई अन्य व्यक्ति या किसी और वस्तु या पदार्थ के जरिए जो है उसकी विचारों को, बातों को प्रकट किया जाए, तो इसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अवचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से हम अवचेतन मन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या अचेतन मन भी कहते हैं, जिसे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, मन की बातों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा प्रक्षेपण वर्ड का अर्थ। अब क्या होता है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधियों में बहुत सारी विधियां संलग्न हैं, जिसमें से सबसे पहली है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण, और इंग्लिश में इसे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कहते हैं, यानी कि TAT। TAT को दिया था मॉर्गन एवं मुरे ने, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्तित्व मापन में, ये वाली विधि TAT या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको दिया था मॉर्गन एवं मुरे ने 1935 में। तो देखिए इसमें, इस विधि में जो है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करना है उसको मतलब इस विधि में 30 कार्ड कुल होते हैं, और यदि वो पुरुष है तो उसके लिए 10 कार्ड, यानी पुरुषों से संबंधित 10 कार्ड होते हैं और स्त्रियों से संबंधित 10 कार्ड होते हैं, और 10 कार्ड जो है वो दोनों से संबंधित होते हैं, है ना। और व्यक्ति को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यहाँ परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के लिए विशेष उपयोगी है। यानी कि इस विधि के ज़रिए 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व मापन करते हैं, है ना। इसमें कुल कार्डियों की संख्या जो है वो 31 होती है ना, 31 होती है, और चित्र से संबंधित कार्ड जो हैं वो 30 होते हैं।
इस विधि को प्रतिपादित किया था मॉर्गन एवं मुरे ने 1935 में। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी विधि है बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, यानी कि CAT, है ना। लियोपोल्ड बेलाक ने इसका प्रतिपादन किया था, लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तित्व मापन की विधियों में बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, और इसको दिया था लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में। इसका विकास डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने 1951 में किया। इसको प्रतिपादित तो लियोपोल्ड बेलाक ने किया था, लेकिन इसका विकास जो है वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने 1951 में किया था। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है, यानी कि इस विधि में कुल 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड होते हैं जो बालकों को दिखाया जाता है, जिनमें जानवरों के चित्र बने होते हैं, और बालक इन कार्डों को देखकर उन जानवरों से रिलेटेड कुछ लिखने का प्रयास करते हैं और कहानी लिखने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और यह विधि जो है, क्योंकि इसका नाम बाल अंतर्बोध परीक्षण है, तो इससे यह पता चलता है कि ये छोटे बालकों के लिए है, यानी कि 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए यह विधि विशेष उपयोगी होती है। फिर रोशा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। तो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, इस नाम से भी हम ये याद रख सकते हैं कि इसका प्रतिपादक हरमन रोशा ने किया था। इस विधि का प्रतिपादन हरमन रोशा ने 1921 में किया था। और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है, और इस कार्डों पर स्याही के कुछ धब्बे बने होते हैं, और स्याही के धब्बे जो हैं बने होते हैं जिससे कुछ आकृति बनी होती है। 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद तथा बाकी 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं, यानी कि 5 कार्ड जो होते हैं वो उनमें रंगीन धब्बे, और 5 कार्ड जो होते हैं उनमें ब्लैक एंड वाइट धब्बे बने होते हैं, और उससे कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं। बालक को ये कार्ड दिखाकर धब्बे की आकृति पहचानने को कहा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण, चौथी है हमारी वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसका निर्माण 1930 में हुआ था। इसका विकास पाइन एवं टैडलर ने किया था। पाइन एवं टैडलर ने इसका विकास किया था, और इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो रोटर्स को जाता है। और इस परीक्षण में जो वाक्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए बच्चों से कहा जाता है, और उसी आधार पर उनके व्यक्तित्व को जज किया जाता है। फिर दूसरी है स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण, यानी कि फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके प्रतिपादक थे गाल्टन, और गाल्टन ने इसे 1879 में प्रतिपादित किया था। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है, यानी कि स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण में सिर्फ व्यक्तित्व मापन के अतिरिक्त कई मनोविज्ञान उपचार के रूप में इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण विधि। अब हमने प्रक्षेपण विधि और आत्मनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि। इसे बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक वॉटसन हैं। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। निरीक्षण करना यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में ऑब्जर्व करना कि वो क्या कर रहा है, कैसी प्रतिक्रियाएं कर रहा है। इससे हम उसके व्यक्तित्व का मापन करने में सहायता प्राप्त करते हैं। तो इस विधि को हम निरीक्षण विधि कहते हैं। और निरीक्षण विधि कहते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ को हम या जो भी व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, जिस व्यक्ति का, उसकी प्रतिक्रियाओं को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें वो बाहरी रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए इसका नाम बहिर्दर्शन विधि रखा गया। और इसके प्रतिपादक जो थे वो वॉटसन थे। और इसमें व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उस व्यक्ति के प्रतिक्रियाओं को देखकर ऑब्जर्व करके हम इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। फिर समाजमिति विधि।
इसके प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो थे। जे.एल. मोरेनो ने समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में व्यक्ति के समाज से संबंधित लोगों से राय लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने समाज में क्या स्थान रखता है, कैसी प्रतिक्रियाएं करता है, समाज के बारे में उसके क्या विचार हैं, ये सारी चीज़ें समाजमिति विधि में आती हैं। फिर नेक्स्ट है क्रम निर्धारण मापनी विधि। इस विधि के प्रवर्तक थर्स्टन है, यानी कि क्रम निर्धारण मापनी विधि यानी कि रेटिंग स्केल जिसको कहते हैं, इसमें इसको दिया था थर्स्टन ने। इसमें आंकड़ों को एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है और व्यक्ति का आमने सामने होना ज़रूरी नहीं है। मापने में केवल 5 विकल्प पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण असहमत होते हैं, यानी कि इसमें 5 विकल्प होते हैं, पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्ण असहमत। ये सारे जो 5 आपके विकल्प होते हैं इसी के आधार पर उसको रेटिंग स्केल में उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। फिर निष्पादन परीक्षण, इसके प्रवर्तक हॉटशॉन एवं मे हैं। निष्पादन परीक्षण में उस व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करके निष्पादन यानी कि रिजल्ट प्राप्त किया जाता है और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। फिर सामाजिक दूरी मापनी। सामाजिक दूरी मापनी में किसी भी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, उसकी प्रतिक्रियाएं, विचार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसको सामाजिक दूरी मापनी विधि को जो है वस्तुनिष्ठ विधियों में बोगार्डस ने प्रतिपादित किया था। आई होप आपको ये सारे व्यक्तित्व मापन की विधियां समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट के पढ़ने की इच्छा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।